हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त हो गए, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम 6th सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट जो है उसमें हमको साइटोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। तो आज हम बेसिक की बात करेंगे, सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले उसको आज हम एक लेक्चर में देख लेते हैं। सेल के इंट्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस लेक्चर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सेल थियरी को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कहने का मतलब 9th से, कि सबसे पहले डेड सेल जो है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, ये डेड सेल क्यों थी? आप लोग इस पर सोचते भी होंगे कई बार कि डेड सेल को किसी ने क्यों खोजा। एक्चुअली उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन आपको पता होगा, आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लांट सेल की बात करेंगे। तो प्लांट के अंदर बहुत सारी सेल डेड होती, जैसे कॉर्क सेल। इन्होंने कॉर्क सेल को ही डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी सेल? कॉर्क सेल। क्यों डेड होती है? क्योंकि सुबेराइज्ड होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सुबेराइज्ड होती है, इसीलिए ये डेड सेल है, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा जैसे जाइलम फाइबर वगैरह होते हैं, फ्लोएम फाइबर है ना, और वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, तो प्लांट में बहुत सारी सेल्स डेड होती है। तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, वो डेड थी। और कौन सी थी? कॉर्क सेल थी, प्लांट की कॉर्क सेल। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तब ये बनता है, आपने 3rd सेमेस्टर एनाटॉमी में पढ़े। इसके बाद अगर हम बात करें लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, तो इसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, ऐसे ही एकदम करेक्ट लिखना है आपको। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, जीवित कोशिका का खोज किए थे। कौन सी सेल थी पूछा जा सकता है, तो वो बैक्टीरियल सेल थी। ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया का आप नाम जानते होंगे, बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलस जीवाणु जो होता है, बैसिलस जीवाणु, इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के थ्रू। और एक क्वेश्चन अच्छा खासा आता, जैसे कि ल्यूवेनहॉक जो हैं, ये फर्स्ट लिविंग सेल तो डिस्कवर ही किए थे, बाकी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं एनिमल्स में जिनको इन्होंने ही पहली बार डिस्कवर किया था, जैसे आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने ही किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आरबीसी। लेकिन फर्स्ट सेल अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो वो बैसिलस बैक्टीरिया थे। बैसिलस बैक्टीरिया जो उन्होंने देखा था उनको रोड शेप में दिखा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैसा शेप था? रोड शेप। जैसे आपको पता होगा इसमें अलग अलग होते हैं ना, बैक्टीरिया में शेप, कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं ना, तो बैसिलस कैसे होते हैं? रोड शेप होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला तो डिस्कवरी में पूछे जाते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए आपसे, है ना, स्मॉलेस्ट सेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो सब आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि 6th सेमेस्टर में आ गए हैं आप, तो इतना बेसिक नॉलेज तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। तो स्मॉलेस्ट सेल जैसे कि आपको पता है कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, है ना। कौन सी सेल है? माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ। कहने का मतलब पीपीएलओ होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर्स के अराउंड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। तो अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछता है तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ होते हैं। अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछे तब क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, अभी हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। समझ गए? ये होगा स्मॉलेस्ट सेल।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल। अब लॉन्गेस्ट सेल एक तो एनिमल्स में हो गई और दूसरा प्लांट्स में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट तो आप सबको पता है सबसे बड़े कौन से होते हैं, नर्व सेल होते हैं। क्या होते हैं, नर्व सेल। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कौन से होती है, रेनी फाइबर जो होते हैं वो भी लगभग 55 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, ठीक है, के होते हैं। तो यहाँ एनिमल्स में अगर बात करेंगे तो नर्व सेल होगी, नर्व सेल, जो कि लगभग 1 मीटर होती है, अराउंड 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट्स में रेनी फाइबर, ये फाइबर जो होते हैं एक सिंगल सेल होती है, सिंगल, कितने लंबी होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ भी ओवरऑल अगर बात करें तो लॉन्ग कौन सी है, नर्व सेल, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना, अगर प्लांट्स में पूछते तो अब ये आपका आंसर होगा, वरना हमेशा नर्व सेल ही रहता है। तंत्रिका कोशिका जो होती है 1-1 मीटर की होती है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे लंबी सेल्स क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व है, तो ये लॉन्गेस्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट जो है हो सकता है आपको आता हो, तो आप × 2 की स्पीड पे करके रिवीजन जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो लार्जेस्ट सेल में अगर बात करते हैं, देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अलग अलग चीज़ है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई की बात की जा रही है, और लार्जेस्ट मतलब कितनी बड़ी है वो, है ना, वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो एनिमल्स और प्लांट अलग अलग बात करेंगे। सॉरी, प्लांट्स। एनिमल में ऑस्ट्रिच एग जो होता है, ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 1 किलोग्राम का होता है, आप समझिए, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल है। एक अकेला ओवम जो होता है, अंडा, वो एक ही सेल का बना होता है, 1 kg का होता है। प्लांट्स में बात करें तो आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, एसीटैबुलेरिया, जो कि एक एल्गी, ठीक है, मेराइन एल्गी है, सी वाटर में मिलती है। तो ये लार्जेस्ट सेल होती है, सिंगल सेल की होती है, काफी बड़ी होती है, एसीटैबुलेरिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एनिमल में लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, जो कि अराउंड 1 kg का है, और प्लांट्स में एसीटैबुलेरिया, जो कि एक एल्गी है, आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट की बात की गई है, तो आपने इससे भी लार्जेस्ट बहुत बड़े बड़े सवाल देखे होंगे, लेकिन ये सिंगल सेल की बात की जा रही है, ये आपको याद रखना। एसीटैबुलेरिया बड़ी है लेकिन सिंगल सेल की। जैसे आपने ब्राउन एल्गी में बहुत बड़े बड़े एल्गी का नाम सुना होगा, है ना, जैसे कैल्प लगभग 100 मीटर होते हैं, 100 मीटर लंबे, है ना। तो 100 मीटर बहुत बड़ा हुआ, लेकिन वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यहाँ सिंगल सेल और लार्जेस्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, जैसे आप सोचेंगे हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमको प्लांट के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट, ठीक है, और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल, तो कौन सा होगा, आपको पता ही है। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी हमारे बॉडी में सेल होती है स्पर्म। स्पर्म सेल जो होता है, शुक्राणु कोशिका, वो सबसे छोटे साइज की होती है। लॉन्गेस्ट में फिर से वही आपका आ जाएगा, लंबाई में तो नर्व सेल ही होते हैं, नर्व सेल। और लार्जेस्ट में सबसे बड़ा जो होता है वो ओवम होता है। क्या होता है, ओवम, मतलब एग सेल जो है, फीमेल एग, वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। अच्छे से समझ में आया? तो ये हर जगह कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किसी ना किसी कंपटीशन की आप तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे भाई, 3rd ईयर में है, ठीक है, और आपका यहाँ सेमेस्टर एग्जाम में भी फायदा होने वाला है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से नोट करें, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिवाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इन 2 पार्ट्स।
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो सेल का जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला यूनिसेलुलर, ठीक है, नंबर 1 यूनी सेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय बोलते हैं इसको, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिंगल होंगे, एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, और मल्टी सेलुलर में एक से अधिक सेल्स होंगे। जैसे आपको पता भी होगा यूनिसेलुलर में भी आगे अब हम टाइप ऑफ सेल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। जैसे कितने टाइप के सेल होते हैं, टाइप ऑफ सेल, तो इसमें कितने प्रकार हैं। एक तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दो टाइप के हो गए। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक तरफ और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर वो सब एक ग्रुप में। अब उनको टाइप ऑफ सेल के हिसाब से डिवाइड करें कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें दो कैटेगरी बनती है, आपको पता है कौन कौन सी। एक तो सिर्फ बैक्टीरिया वाली बन जाएगी, मोनेरा। कौन सी? मोनेरा, जिसमें क्या होंगे, सिर्फ बैक्टीरिया रखे होते। समझ में आया? मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये कैसे है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। दूसरा यूनिसेलुलर में कौन आएगा? प्रोटिस्टा। कौन आएगा? प्रोटिस्टा। आपको पता होगा अच्छे तरीके से। इसमें कौन आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल के नंबर और सेल के टाइप के हिसाब से बहुत सारे डिवीजन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। जनरली हमको जो हमारे सिलेबस में साइटोलॉजी पढ़ना है वो यूकैरियोटिक सेल की पढ़ना है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो 6th सेमेस्टर में आपको जनरली यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा हम कॉमन जो इनमें डिफरेंस होता है और सिमिलरिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉल होती है यूकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़े साइज की होती है, पहली बात, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। बैक्टीरिया आपको पता है लगभग 1 से 3 माइक्रोमीटर के होते हैं। हमारे यूकैरियोटिक सेल जो है, जैसे आरबीसी का एग्जांपल ले लीजिए, तो आरबीसी यूकैरियोटिक सेल है, उसका साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। तो इसके कंपेरिजन में वो बड़े होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली, वो अब्सेंट होती है, ठीक है, समझे? इसमें अब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पहला डिफरेंस। दूसरी बात, इसमें जो है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड। और इसमें कवर्ड होता है, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया? तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, सॉरी नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं। और क्या इसमें डिफरेंसेस है? जैसे इसमें
ऐसे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और इसमें मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं सेल थियरी की, ठीक है। कि सेल थियरी कैसे आई, फिर यूकेरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सेल थियरी की बात करने से पहले आप ये समझिए, जब सेल की डिस्कवरी हुई, जैसे सबसे पहले डेड सेल जो सर्च की गई वो 1665 में की गई थी। उस टाइम पे उतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो सेल की बढ़िया से अच्छे से स्टडी कर पाना मुश्किल था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो अच्छे माइक्रोस्कोप्स बने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सब 1950s के बाद बने इधर, समझे। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी में, तो माइक्रोस्कोपिक सेल का डिटेल एनालिसिस करना आसान हो गया। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़े, 1600 का दौर चल रहा था, 17वीं शताब्दी। फिर जब हम 19वीं शताब्दी में एंटर करते हैं, तब उस समय पे कुछ माइक्रोस्कोप में एवोल्यूशन हो चुका था। तो वहाँ पे सेल का डिटेल एनालिसिस किया गया। 2 साइंटिस्ट आपको सेल थ्योरी में, 3 साइंटिस्ट मेनली पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, स्लाइडेन। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने सन 1838 में प्लांट्स पे काम कर रहे थे, क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं तो जनरली क्या काम कर रहे थे? प्लांटों पे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद में इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं अलग अलग, वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे? सेल से। सेल और उनके मटेरियल से। या आप ऐसे कह सकते हो कि all plants are made up of tissue। और यहां पे क्या लिख सकते हो? सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स। सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स कहने का मतलब भाई टिश्यू में क्या होता है? आइडेंटिकल, बहुत सारी एक जैसी कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन वाली सेल्स, और उनके द्वारा जो मटेरियल सिक्रीट किया जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है, उसी को मिलाकर क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो या तो आप बोलिए ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू और सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स। ये बात इन्होंने बताया। बाकी ये तो उस टाइम पे पता ही था जब इन्होंने ये सब चीज़ें दिया। तो साथ में एक और इन्होंने लाइन बताई, स्टेटमेंट दिया कि सेल जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जो होती है सेल, वो जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट किससे मिलकर बना है? सेल से। और जितने भी फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, वो कहीं ना कहीं उन्हीं में कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं। लेवल ऑफ डिवीजन है ना, जैसे अलग अलग अंग हैं, उसमें है तो सेल्स ही अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो गई। सिंगल सेल से ही इनका ओरिजिन हुआ है। स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्टेम सेल होता है वो बहुत सारी सेल्स बनाता है, और वो मैच्योरेशन के साथ साथ स्पेशलाइज्ड हो जाती है, किसको क्या काम करना है ना। तो इस तरीके से
सारा फंक्शन बॉडी का और स्ट्रक्चर किससे हमको मिलता है? सेल से मिलता है। ठीक है, ये इन्होंने प्लांटों के बारे में बोला। ठीक है, सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो है स्वान। कौन है? स्वान। ये हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट कहाँ का था, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लगभग सेम टाइम की बात है, 1838 में उन्होंने ये बात बोली और 39 में इन्होंने बोला। तो स्वान जो हैं इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने। तो इन्होंने कहा कि जितने एनिमल्स हैं, इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स की ऊपर रिसर्च किया, इवन इन्होंने प्लांट पे भी किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बॉटनिस्ट जो हैं उन्होंने सिर्फ प्लांट पे अपना ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन ये जो है स्वान, ये प्लांट और एनिमल दोनों पे अपना रिसर्च करते थे। अभी आगे बताएंगे आपको कि जो सेल वाल होती है सेलुलोज की बनी होती है प्लांट में, और सेल मेम्ब्रेन है उसको भी स्वान ने ही डिस्कवर किया। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, उसके बाद बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ टिश्यू। सेम बात, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें इन्होंने क्या दिया था, सेल वाल जो होती है, सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी का श्रेय भी किसको जाता है? स्वान को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से हमको पता क्या चला, ऑल प्लांट्स हो गए, ऑल एनिमल्स, मतलब हम बोल सकते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा बचता ही क्या है? फंजाई बचते हैं थोड़ा, और बैक्टीरिया वगैरह बचते हैं। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो एक कॉमन इससे स्टेटमेंट बनाया गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, सभी जीव, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड दियर सिक्रेशन या प्रोडक्ट्स, एंड दियर सिक्रेशन। ठीक है, तो उसके स्राव या उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इनका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था? इनसे जब ये पूछा गया कि ये सेल जो है वो कहाँ से आ रही है, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन सेल्स कहाँ से आई, नई सेल्स आ कहाँ से रही, तब ये कुछ नहीं बोल पाए। तो यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये जो चाचा जी हैं रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, ये 1855 में एंट्री मारते हैं और बोलते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो और कहीं से नहीं आ रहे, जो पहले से उपस्थित हैं सेल्स उन्हीं से डिवाइड होके आ रही। तो फर्स्ट टाइम डिवीजन का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये आए, इन्होंने कहा बात तुमने सही बोला है कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। लेकिन ये जो सेल हैं ये कहाँ से आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रही है। वहाँ एक फिनोमिना हो रही है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, इनको एक अपने भाषा में इन्होंने कॉमन वर्ड दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई
सेलुलर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो नई सेल्स जो हैं, जो पुरानी सेल थी वही डिवाइड करती है, उसी से न्यू सेल्स अराइज होती है ना, ये फिर आगे डिवाइड करेगी, इस तरीके से डिवाइड भी कर सकती है और मैच्योरेशन के बाद स्पेशलाइज भी हो सकती है, जो नॉन डिविजिबल भी बन जाए। तो इस तरीके से ये सेल थियरी का कंसेप्ट है। ये जो है रुडोल्फ विर्चो ने जो दिया था, इसको मॉडर्न सेल थियरी भी बोला जाता है, मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना, या मॉडिफाइड सेल थियरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सेल थियरी, अलग अलग नामों से आता है, मॉडर्न सेल थियरी, मॉडिफाइड सेल थियरी, ठीक है, एडवांस सेल थियरी बोल देते हैं। तो इन्होंने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि न्यू सेल्स जो है वो कहाँ से आ रही हैं, पुरानी जो सेल्स थी वही डिवाइड कर रही हैं, उन्हीं से नई सेल्स आ रही। तो उसको आप नोट करें, फिर हम थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब आप हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। बस इसके थोड़ा सा हम जनरल फीचर्स की बात करेंगे, देन उसके बाद अगले लेक्चर से बात होगी, ठीक है। थोड़ा जो बेसिक्स हैं इसके वो निपटा लेते हैं, आधे घंटे का लेक्चर है, आराम से कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे तो दे ही सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए, रोज एक लेक्चर आपको रोज मिलेगा आधे घंटे का। अगर नोट्स वगैरह सब बनाओगे और याद भी करोगे साथ ही साथ, तो 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, लेक्चर कंप्लीट, याद भी हो जाएगा। 1 घंटा रोज तो 24 घंटे में कम से कम दे सकते हो, अगर इतना भी नहीं दे सकते हो तो नाम कटवा लो, क्या फायदा पढ़ने से। सही बोला ना, सही बोला तो कमेंट में बोलना। अब यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इस बात पर गौर करना, तुम खुद सोचिए, 6th सेमेस्टर में हो, BSc 3rd ईयर में, अगर अपने डिग्री के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ 1 घंटे आप नहीं दे सकते, फिर क्या मतलब है पढ़ने का, इससे अच्छा मत पढ़ो। कोई भी काम करते हो आप, जॉब करते हो या जॉब की तैयारी करते हो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उसका एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा कम से कम। तो 1 घंटे अगर रोज दोगे, साथ साथ लेक्चर कवर करते रहोगे, नोट्स बनाओगे, याद करते रहोगे, तो एग्जाम पे के टाइम पे इतना हिंड्रेंस नहीं होगा, है ना। आराम से रिवीजन करके वही सब टॉपिक आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा रोज देना है, 1 घंटे का लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, रट लेना है रोज का रोज, ऐसे चलता रहेगा। यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके बारे में हमको इसकी साइटोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट साइटोलॉजी, पहली यूनिट में डिटेल में पढ़ना है। साइटोलॉजी तो 9th में भी पढ़े हैं, 11th में, BSc 1st ईयर में भी और 3rd ईयर में भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ना है यहाँ, है ना, पहले जैसे थोड़ी ना पढ़ना है, जैसे 9th में पढ़े तो ऊपर ऊपर से। तो आपको पढ़ना क्या है इस यूनिट में, अब यहाँ से हम समझते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इसके कुछ फीचर्स मैंने भी आपको बता दिया था। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, DNA जो है कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, नेकेड नहीं होता है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, पहले देखिए। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, ठीक है, डेस लगा दीजिए। नंबर 1 सेल वाल, ठीक है, सेल वाल पढ़ेंगे। सेल वाल में हम प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, इन दोनों के बीच में जो मिडिल लेमेली होती है, कैसे बनती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, कौन ग्रोथ करवाती है कौन नहीं करवाती है, ठीक है, मैकेनिकल स्टंस देते हैं, टर्गर प्रेशर वगैरह में जो हेल्प करता है सेल वाल, ऑल अबाउट सेल वाल। एक 20-30 मिनट का लेक्चर मिलेगा आपको कंप्लीट, इसमें आपका स्ट्रक्चर और फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड आपको क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सेल लेमेली, सेल लेमेली बोलते हैं, प्लाज्मा लेमेली बोलते हैं, प्लाज्मा
लेमेली बोल रहे, बहुत सारे नाम इसके हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के कई सारे नाम होते हैं, इसके बारे में स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। और इसी के साथ हम न्यूक्लियोलस भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, न्यूक्लियोलस, है ना, केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। फिर राइबोसोम, राइबोसोम। फिफ्थ नंबर क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसके बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। फिर क्या बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिड की, क्योंकि प्लांट की साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर प्लास्टिड भी इसमें मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्रोमेटोफोर्स वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे भाई, और क्या बचा है इसमें, पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम। देन उसके बाद हम यहाँ जो है न्यूक्लियस के साथ में हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अच्छे से पढ़ना है। और 11 टॉपिक है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और 12th नंबर टॉपिक है भैया और बचा है, इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस अपेंडेजेस, सरफेस अपेंडेजेस। इसमें 3 चीजें होंगी, पहला सीलिया, ठीक है, फ्लैजेला, और 4 चीजें होंगी, 3 नहीं 4, पिलाई, फिम्बरी। वैसे यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 2 ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। लेकिन हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल तो डिटेल में पढ़ना ही है। साथ साथ प्रोकैरियोटिक के जो फीचर हैं उसको भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्केलेटन होता है, सेल स्केलेटन, ठीक है, उसमें जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, एक्टिव प्रोटीन के जो फिलामेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्केलेटन जो होता है सेल का, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये इतने टॉपिक हैं आपके जो सेल से रिलेटेड आपको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना है। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख देना, ठीक है, कि हम आपको लेक्चर कितने ड्यूरेशन का मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। अगर आप 20-25 मिनट का लेक्चर चाहते हैं तो एक टॉपिक एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सेल वॉल है 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। इस तरीके से 20-20, 25-25 मिनट के कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आधे घंटे लग जाएंगे जो बड़ा टॉपिक। या अगर आप 1 घंटे का लेक्चर शूट कर सकते हैं, शूट करने का मतलब आपके अनुकूल है, देख सकते हैं, तो हम 2-2, 3-3 टॉपिक उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरीके का लेक्चर चाहिए, उसी तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।